टू लॉसिफाइड गाइस। आ चुके हैं हम अपनी ट्रांसलेशन सीरीज़ के पार्ट 8 पर। और जैसा कि हमने कहा था कि हमारी ट्रांसलेशन सीरीज़ के जैसे जैसे और आगे के पार्ट्स आएंगे, हम उसमें वर्ड्स के साथ साथ सेंटेंसेस के भी ट्रांसलेशन डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हमने एंड में कुछ सेंटेंसेस के भी ट्रांसलेशन डिस्कस किए हैं। अब देखिए, इसमें वीडियो में हम आपको बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर आप उनके जवाब जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। चलो शुरू करते हैं आज की सीरीज़। देखिए, इन्फॉर्मेशन को कहते हैं इत्तिला और रिपोर्ट को कहते हैं प्रतिवेदन। अब कोई अगर जानता है कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद प्रोहिबिशन को कहते हैं प्रतिषेध। इंजंक्शन को कहते हैं व्यादेश। अब आपने इंजंक्शन पढ़ा होगा, परमानेंट इंजंक्शन, टेम्परेरी इंजंक्शन, मैंडेटरी इंजंक्शन। तो इनका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग क्या होता है? अगर आप ये जानते हैं तो ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एक्सटॉर्शन को क्या कहेंगे? उद्यापन। ट्रेसपास को कहेंगे अत्याचार। कल्पेबल होमिसाइड को कहेंगे आपराधिक मानव वध। होमिसाइड हो गया मानव वध और कल्पेबल हो गया आपराधिक। कन्फेशन को कहेंगे संस्वीकृति। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन को क्या कहेंगे? गंभीर और अचानक प्रकोपन। प्रोवोकेशन का अर्थ हुआ प्रकोपन। इंसल्ट को कहेंगे अपमान। अब फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस को क्या कहेंगे? देखिए, फॉल्स एविडेंस यानी मिथ्या साक्ष्य और उसको फैब्रिकेट करना यानी मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। बेल को कहेंगे जमानत और बॉन्ड को कहेंगे बंधपत्र। आप कितनी जगह पढ़ते हैं बेल एंड बॉन्ड? तो बेल इज जमानत एंड बॉन्ड इज बंधपत्र। मैलिशियस का अर्थ हुआ विद्वेषपूर्ण। अनलॉफुल असेंबली का अर्थ हुआ अवैध जमाव। इन्वेस्टिगेशन का अर्थ हुआ अन्वेषण। अब देखिए, इन्वेस्टिगेशन का अर्थ हुआ अन्वेषण, इंक्वायरी का अर्थ क्या होगा ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कॉग्निजेबल ऑफेंस का अर्थ हुआ संज्ञेय अपराध और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का अर्थ हुआ असंज्ञेय अपराध। इसके बाद अटैचमेंट का अर्थ हुआ कुर्की। अटैचमेंट यानी जो प्रॉपर्टी अटैच करते हैं, ये वो वाला कुर्की है। अटैचमेंट का अर्थ हुआ कुर्की। किडनैपिंग का अर्थ हुआ व्यपहरण और एब्डक्शन का अर्थ हुआ अपहरण। देखिए, जनरली अपहरण ही शब्द चलता है, बट जैसे अलग अलग अगर आप मीनिंग देखें किडनैपिंग और एब्डक्शन के, तो जो अपहरण है वो एग्जैक्टली एब्डक्शन का अर्थ होता है, और अगर किडनैपिंग का देखें तो उसे व्यपहरण कहते हैं। इंटेरोगेशन का अर्थ हुआ परिप्रश्न। प्रोक्लेमेशन का अर्थ हुआ उद्घोषणा। ट्रांसफ़र का अर्थ हुआ अंतरण। अगर हम कहेंगे कोई सूट ट्रांसफ़र होना तो हम कहेंगे वाद अंतरित होना, और अकेले ट्रांसफ़र शब्द का अर्थ हुआ अंतरण। इसके बाद फॉर्मर का अर्थ हुआ पूर्ववर्ती और सब्सिक्वेंट का अर्थ हुआ पश्चातवर्ती। कंटेम्प्ट का अर्थ हुआ अवमान। अभी अभी आपने इंसल्ट पढ़ा। इंसल्ट का अर्थ हुआ अपमान और कंटेम्प्ट का अर्थ हुआ अवमान। वैसे ही अगर हम बोलेंगे कि कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी न्यायालय की अवमानना करना। अब चलिए इसे सिमिलर वर्ड और बता देती हूँ मैं। डिसओबीडियंस। डिसओबीडियंस का अर्थ हुआ अवज्ञा। यहाँ पर लिखा नहीं है डिसओबीडियंस, बट मुझे ध्यान में आया साथ ही में तो मैंने सोचा आपको बता दूँ। तो इंसल्ट हुआ अपमान, कंटेम्प्ट हुआ अवमान और डिसओबीडियंस हुआ अवज्ञा। डिटेंशन का अर्थ हुआ निरोध। अब डिटेंशन का अर्थ होता है निरोध, और हमने पुराने वीडियो में पढ़ा था कि कन्फाइनमेंट का अर्थ होता है परिरोध। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी एकांत परिरोध। तो कन्फाइनमेंट का अर्थ हुआ परिरोध और डिटेंशन का अर्थ हुआ निरोध। प्ली बार्गेनिंग का अर्थ क्या हुआ? सौदा अभिवाक। कंपेंसेशन का अर्थ हुआ प्रतिकर। अभी आप आगे पढ़ेंगे कंसिडरेशन, उसका भी थोड़ा सिमिलर होता है। जैसे कंसिडरेशन का अर्थ हुआ प्रतिकर, कंपेंसेशन का अर्थ हुआ प्रतिकर और कंसिडरेशन का अर्थ होता है प्रतिफल, जो हम आगे भी पढ़ेंगे। अब देखिए, ट्रस्ट का अर्थ हुआ न्यास और ट्रस्टी का अर्थ हुआ न्यासी। अब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को क्या कहेंगे हम? न्यास भंग। ठीक है। इसके बाद एग्जामिनेशन का अर्थ हुआ परीक्षण। आइडेंटिफिकेशन का अर्थ हुआ शिनाख्त। अब अगर किसी को पता है कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जो होती है उसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग क्या है तो वो भी ज़रूर बताइएगा। ट्रायल का अर्थ हुआ विचारण। जैसे आप पढ़ते हैं समन्स ट्रायल, समरी ट्रायल, वारंट ट्रायल, तो ट्रायल का अर्थ हुआ विचारण। और कोई चीज़ अगर ट्रायबल होती है ना तो उसे कहते हैं वो विचारणीय है।
अब समरी ट्रायल का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है वो भी अगर आप जानते हैं तो बताइएगा। हाउस ब्रेकिंग का अर्थ होता है गृह भेदन। कंसिडरेशन, जैसे मैंने अभी आपको बोला था, कंपेंसेशन का अर्थ हुआ प्रतिकर और कंसिडरेशन का अर्थ हुआ प्रतिफल। कस्टडी का अर्थ हुआ अभिरक्षा। अच्छा, कस्टडी का अर्थ अभिरक्षा हुआ। रिमांड का अर्थ क्या होगा वो भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर ये सारे जवाब हमारे पास नहीं आते हैं तो हम अगले वीडियो में आपको उनके मीनिंग बताएंगे। कन्फर्मेशन का अर्थ हुआ पुष्टि, पुष्टि करना, कन्फर्म करना यानी पुष्टि करना। डिफेक्ट और एरर ये समटाइम्स सिमिलर साउंड करते हैं, हिंदी मीनिंग दोनों के अलग हैं। डिफेक्ट का अर्थ हुआ त्रुटि, एरर का अर्थ हुआ गलती। वैसे कई बार इंटरचेंजेबली भी लोग यूज़ करते हैं, बट अगर आप अलग अलग देखना चाहें तो मीनिंग ऐसा ही है कि डिफेक्ट का अर्थ हुआ त्रुटि और एरर का अर्थ हुआ गलती। कंडक्ट का अर्थ हुआ आचरण। अब गुड कंडक्ट को क्या बोलेंगे? सदाचरण। अब चलिए आ जाते हैं हम सेंटेंसेस पर। एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट्स, यानी विवाद्यक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। अब विवाद्यक तथ्य क्या हुए? फैक्ट्स इन इशू। और रेलिवेंट फैक्ट्स का अर्थ क्या हुआ? सुसंगत तथ्य। इसके बाद अगला क्या है? फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट आर रेलिवेंट इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, यानी वह तथ्य, फैक्ट्स का अर्थ क्या हो गया? तथ्य, जो अन्यथा सुसंगत नहीं है। अदरवाइज के लिए क्या यूज़ हुआ है? अन्यथा। देखिए जब सेंटेंसेस लिखते हैं तो यही कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके हमें एग्जैक्ट मीनिंग नहीं आ पाते हैं। जो अन्यथा सुसंगत नहीं है यानी रेलिवेंट नहीं है, वो रेलिवेंट बन जाते हैं यानी वो सुसंगत हैं यदि वह किसी विवाद्यक तथ्य यानी कि फैक्ट इन इशू या सुसंगत तथ्य यानी रेलिवेंट फैक्ट से असंगत हैं। असंगत मतलब क्या हुआ? इनकंसिस्टेंट। अब देखिए 3 शब्द मिले आपको, रेलिवेंट, इनकंसिस्टेंट और फैक्ट इन इशू। रेलिवेंट क्या हो गया? सुसंगत। इसके बाद आपका फैक्ट इन इशू क्या हो गया? विवाद्यक। और इनकंसिस्टेंट क्या हो गया? असंगत। ये देखिए सिमिलर लगते हैं। इनकंसिस्टेंट यानी कि जिनमें सहमति नहीं है, जो एक दूसरे से विपरीत हैं। तो इनकंसिस्टेंट का एग्जैक्ट मीनिंग हुआ जो असंगत हैं, और रेलिवेंट का जो सुसंगत है, और फैक्ट इन इशू का जो विवाद्यक है, ऐसे तथ्य। इसके बाद एन अग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। वह करार, अग्रीमेंट का अर्थ हो गया करार, जो विधितः प्रवर्तनीय ना हो। लॉ यानी तो विधि होता है, बट इन्फोर्सेबल बाय लॉ को कैसे लिखेंगे? जो विधितः प्रवर्तनीय ना हो। देखिए यहीं पर सेंटेंसेस में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको ऐसे तो पता है लॉ को विधि कहेंगे, बट जब आपसे पूछ लिया इन्फोर्सेबल बाय लॉ को कैसे लिखेंगे, तो या तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, विधि द्वारा प्रवर्तनीय। जब आपको ऐसा एग्जैक्ट नहीं आ रहा तो विधितः की जगह आप ऐसे भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो विधितः प्रवर्तनीय, इन्फोर्सेबल यानी प्रवर्तनीय। तो वह करार जो विधितः प्रवर्तनीय ना हो वो शून्य कहलाते हैं। शून्य यानी वॉइड। और वॉइडेबल यानी क्या हुआ? वॉइडेबल यानी हुआ शून्य करणीय। और अग्रीमेंट का तो अर्थ हो गया करार। कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ क्या हुआ? संविदा। ये मुझे ध्यान आते जा रहे हैं तो मैं आपको साथ ही में मेंशन कर दे रही हूँ। अगला सेंटेंस, द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ पर्सन टू हुम इट इज मेड। प्रस्थापना की संसूचना, प्रपोजल यानी प्रस्थापना, कम्युनिकेशन यानी संसूचना। तो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट यानी प्रस्थापना की संसूचना तब संपूर्ण हो जाती है जब प्रस्थापना यानी जब आपका जो प्रपोजल है उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जाता है जिसे वह किया गया है। ज्ञान में आ जाना यानी नॉलेज में आ जाना। तो यहाँ पर नॉलेज का अर्थ हुआ ज्ञान। तो प्रस्थापना की संसूचना तब संपूर्ण हो जाती है जब आपकी प्रस्थापना उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जाती है जिसे वह की गई है। अब इसके बाद लास्ट सेंटेंस, जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। न्यायिक कार्रवाई, जुडिशियल प्रोसीडिंग यानी न्यायिक कार्रवाई के अंतर्गत कोई ऐसी कार्यवाही है। अब इंक्लूड्स में आपको करना है तो कैसे लिख सकते हैं? तो भाई न्यायिक कार्रवाई के अंतर्गत ऐसी कोई भी कार्यवाही आती है जिसके अनुक्रम में, अब इन द कोर्स ऑफ को इन्होंने कैसे लिखा है? जिसके अनुक्रम में,
देखिए सेंटेंसेस यहीं पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सिर्फ वर्ड्स याद करना ज़रूरी नहीं है, आप सेंटेंसेस प्रैक्टिस कीजिए, वरना आपको जोड़ के पूरा एक सेंटेंस बनाना नहीं आएगा। तो न्यायिक कार्रवाई के अंतर्गत कोई ऐसी कार्रवाई है जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से, यानी साक्ष्य लीगली, शपथ पर लिया जाता है, शपथ पर यानी ओथ पर, या लिया जा सकता है। यहाँ पर लिखा ना मे बी, एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन और ओथ। तो इज और मे बी को कैसे लिखा है? या तो वैध रूप से लिया जाता है या लिया जा सकता है ना। और आपका क्या, शपथ पर, ओथ को क्या कहेंगे? शपथ पर लिया जा सकता है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे इन पार्ट 8। हम जल्दी आएंगे पार्ट 9 लेकर, तब तक बने रहिए लॉसिफाइड के साथ।